नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर का सिलसिला। इंदौर में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिकल बुलेटिन में 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और अब तक ये आंकड़ा 1466 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में मंगलवार को 643 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 94 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए और 549 नेगेटिव आए हैं। ये सभी सैंपल पुडुचेरी और अहमदाबाद की प्राइवेट लैब में भेजे गए थे। अब तक 7355 सैंपल जांचे जा चुके हैं, जिनमें से 1466 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मंगलवार को 2 और पॉजिटिव मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इनमें एमजी रोड निवासी 70 वर्षीय पुरुष की मौत 17 अप्रैल को हो चुकी है। वहीं अनूप नगर निवासी 45 वर्षीय पुरुष की मौत 23 अप्रैल को हो चुकी है। इनकी रिपोर्ट मंगलवार को मिली है। इनको मिलाकर अब तक 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव है। इंदौर के पॉजिटिव आए मरीजों में टाटपट्टी बाकल की ड्यूटी देने वाली एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर की ड्यूटी उस क्षेत्र में लगाई गई थी, इसलिए इस सैंपल को भी टाटपट्टी बाकल में गिनती करते हुए नया क्षेत्र नहीं माना गया है। जबकि महिला डॉक्टर कनाड़िया क्षेत्र में रहने वाली है। लक्षण दिखने पर 14 दिन पहले ही उसे क्वारंटाइन कर दिया था। बहरहाल इंदौर के महू में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 15 नए मरीजों की जानकारी सामने आई है। इनमें एक पार्षद भी शामिल है। वे पहले से ही चौथराम अस्पताल में भर्ती हैं। इस तरह अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 61 हो गई है। इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना से लड़ाई में प्लाज्मा थेरेपी काफी मददगार सिद्ध हो रही है। अरबिंदो अस्पताल में जिन 3 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया था, उनमें से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आगे भी कई अस्पतालों में अब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है और ये जिस प्रकार से ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का कारण हो सकता है। कल एक सुखद खबर आई थी कि 9 लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो स्वस्थ हुए हैं। उसके बाद आज फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 9 लोग फिर पॉजिटिव पाए गए। ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय हुआ। इसमें खास बात ये है कि शहर की जो पास कॉलोनी है, टैगोर पार्क है और कमला नगर है, इस कॉलोनी में भी लोग संक्रमित पाए गए। अब प्रशासन खुद सख्ते में है। इन लोगों की हिस्ट्री पता लगाई जा रही है कि ये लोग किन लोगों के संक्रमण में आए थे, जिसकी वजह से ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब जिस प्रकार से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। और 3 मई को जो लॉकडाउन समाप्त होने की सीमा थी, कलेक्टर ने खुद ने संकेत दिए हैं कि खरगोन में अगर अंकुश लाना होगा तो करीब 1 से 2 हफ्ते और कर्फ्यू जारी रखना पड़ेगा। कोरोना के संभावित इलाज को लेकर प्लाज्मा थेरेपी का नाम जमकर सामने आ रहा है। इस बीच तमाम शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में से भी पहली महिला डोनर सामने आई, जिसने देर रात भोपाल के चराई अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। शोध के दौर से गुजर रही प्लाज्मा थेरेपी क्या वाकई कोरोना को मात दे सकती है, इसे लेकर देश भर में जाने माने चिकित्सक और जानकार दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में सबसे पहले पॉजिटिव पाई गई महिला मरीज प्रदेश की पहली प्लाज्मा डोनर भी बन गई है। देर रात भोपाल के चराई अस्पताल में जलपुर निवासी सुनीता अग्रवाल ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आभूषण कारोबारी की पत्नी सुनीता 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और कोरोना को हराकर वे स्वस्थ भी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक भोपाल में कोरोना से जंग लड़ रहे एक पुलिस अधिकारी के परिजन इन दिनों गंभीर हालत में हैं, जिनके उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाएगा। भोपाल से मिली सूचना के बाद जलपुर जिला प्रशासन ने अग्रवाल परिवार से संपर्क किया और सुनीता अग्रवाल प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो गयी। कल दोपहर 3 बजे ही सुनीता अपनी बेटी पलक के साथ भोपाल के लिए रवाना हुई थी और देर रात 11 बजे ही भोपाल के चराई अस्पताल में प्लाज्मा डोनेशन का काम भी शुरू हो गया। कुछ घंटों की प्रक्रिया के बाद उनका प्लाज्मा डोनेशन का काम सफल रहा। इस बीच चिकित्सकों ने उनकी जमकर हौसला अफजाई की और बताया कि वे प्रदेश की पहली महिला प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना को हराकर जंग जीतने वाली सुनीता अग्रवाल इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि अन्य मरीज भी इसी तरीके से अपना प्लाज्मा डोनेट कर अन्य मरीजों की सहायता कर सकते हैं। रतलाम के जिला अस्पताल का ये वही आईसीयू वार्ड है जहां पर एक कोरोना के संदिग्ध पेशेंट को देर रात भर्ती करवाया गया था और थोड़ी ही देर बाद उस पेशेंट ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद में जो पेशेंट और उनके परिजनों को जब इस पूरे घटना की जानकारी मिली तो यहाँ हड़कंप मच गया और सभी जो पेशेंट थे उन्हें रात, ये जो बरामदा आप दिख रहा है यहाँ पर रात बितानी पड़ी। लोग इस घबराहट में थे कि कहीं उन्हें कोरोना के संक्रमण में उनके जो परिजन है और जो पेशेंट यहाँ भर्ती है वो कहीं कोरोना के चपेट में ना आ जाए। और ये खुद आप देख सकते हैं पेशेंट यहाँ पर अभी भी इसका बाहर इलाज जारी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब
हॉस्पिटल के स्टाफ को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो आज ये जो पूरा आईसीयू वार्ड है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस पूरे वाक़ये के बाद में, इस पूरी घटना के बाद में सीएमएचओ का साफ तौर पे कहना है कि जिस पेशेंट की डेथ हुई है आईसीयू में वह कोरोना नेगेटिव था, उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी कोरोना के संदिग्ध पेशेंट को आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में भर्ती करवाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि रतलाम के मेडिकल हॉस्पिटल में सभी तरह के उपकरण और सभी तरह के इंतजामात मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण के साथ अब तेज धूप में लू का डर जो है एमपी पुलिस को सताने लगा है। हालांकि इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है और पुलिस मुख्यालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की है जिसके तहत तमाम इंतजाम जिला लेवल पर जो है करना है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं पुलिस कंट्रोल रूम जो कि पुलिस मुख्यालय के पास है वहाँ पर मौजूद हूँ और जो धूप है उससे बचने के लिए यहाँ पे टेंट लगा दिए गए, तमाम इंतजाम किए गए। पुलिस मुख्यालय की जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी सड़क पर तैनात हैं जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी है और लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वो किसी तरीके से उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसको लेके तमाम पुलिस के अधिकारी जिला स्तर पर जो है लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और टेंट के पास और जहाँ पर ये ड्यूटी पुलिसकर्मी कर रहे हैं वहाँ पर लगातार देख भी रहे हैं कि किसी तरीके की दिक्कत इन पुलिस जवानों को तो नहीं है। में आज एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तीनों लोग मजदूर थे और जैसलमेर में लॉकडाउन के दौरान वहीं फंस गए थे। लेकिन बीती रात उज्जैन पहुंचे ये तीनों मजदूरों ने अपने घर जब पहुंचे तो वहां के ग्रामीणों ने ये कहकर उन्हें गांव में आने से मना कर दिया कि पहले स्वास्थ्य की जांच की जाए और उसके बाद ही अब गांव में प्रवेश दिया जाएगा। ये तीनों मजदूर बीती रात को ही आरडी गाड़ी अस्पताल में पहुंचे थे, जहां से अपना चेकअप कराने के बाद घर पहुंचने के बजाय ये उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के एक फुटपाथ पर ही सो गए थे। लेकिन इंदौर से नागदा की ओर जाने वाला ये ट्रक जिसमें जो मैदा भरा हुआ था उसमें फिलहाल अभी यही बताया जा रहा है कि उसी ट्रक ने इनको रोंदा है और इसके बाद से बताया ये गया है कि ये जो ट्रक ड्राइवर है ये यहाँ से इनको रोंदने के बाद भाग खड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है और इन तीनों जो मजदूर हैं इनके घर परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। लॉकडाउन के बीच जिले की 755 में से 752 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें 18,000 से अधिक मजदूरों को काम मिलेगा। ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के जिलों में एवं जहां कंटेनमेंट क्षेत्र नहीं है वहां पर काम शुरू करने के लिए प्रमुख सचिव के निर्देश जारी किए गए थे, जिनके बाद सागर में मजदूरों के लिए 752 पंचायतों में काम शुरू हो गया है। चेक डैम, मेड़ बंधान, सुदूर सड़कों के अधूरे काम शुरू हो गए हैं, जिससे बाहर से आए हुए और ग्रामीण इलाके के मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पिछले 1 महीने से कामकाज पूरी तरह से बंद था। आज से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का कार्य पूरा करने मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि कामकाज के बीच सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है। जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि आने वाले हफ्ते में मनरेगा के तहत 20 से 25,000 मजदूर काम करेंगे। इस समय अलीराजपुर के ग्राम ककराना में है और मेरे पीछे देख सकते हैं मैं नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ और आज हम आपको ख़ास बात ये बताने वाले हैं कि ये जो देश पूरे भर में कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसको लेकर नर्मदा नदी में क्या फ़र्क और क्या असर हुआ है इस वातावरण को लेकर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण आवागमन काफ़ी कम हो चुका है। वायु प्रदूषण में भी काफ़ी कमी आई है और ये जो आवागमन यह नर्मदा नदी में होता था, जो लोगों ने यहाँ पर आते थे दर्शन के लिए और जो किनारों पे गंदगी होती थी उससे भी काफ़ी फ़र्क हुआ है और इसी के चलते ये असर ये देखने को आया है कि नर्मदा नदी आप देख सकते हैं कितनी शुद्ध हो चुकी है और ये पूरा नज़ारा इस पूरे क्षेत्र में है। और यहाँ के लोगों का कहना भी है कि कई सालों के बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। इसके पहले ज़रूर ऐसा समय आया था कि नर्मदा नदी कुछ हद तक शुद्ध थी, लेकिन जो अभी जो लॉकडाउन के कारण जो ये असर देखने को मिला है, जो बैक वाटर है और जो छोटे छोटे से जो जहाँ नर्मदा में जो डूब क्षेत्र के टापू बने थे वहाँ तक का पानी शुद्ध हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि नर्मदा नदी का जो लॉकडाउन का जो असर है कहीं ना कहीं यहाँ के लिए फ़ायदा ज़रूर रहा। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18।
मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन के बाद ग्वालियर में पान सिंह तोमर के भतीजे पूर्व दस्यु बलवंता सिंह तोमर ने भी दुख जताया है। बलवंता का कहना है कि 3 महीने तक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो इरफान के साथ रहे। इरफान निहायत ही भले इंसान थे और उनके जाने से फिल्म जगत के साथ ही आम लोगों के लिए भी एक बड़ी क्षति है। पान सिंह तोमर के भतीजे पूर्व दस्यु बलवंता तोमर ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया है। बलवंता ने कहा कि इरफान खान भले कलाकार थे। बलवंता के मुताबिक पान सिंह तोमर की शूटिंग के दौरान चंबल अंचल में वो 3 महीने तक लगातार इरफान के साथ रहे थे। पान सिंह तोमर के रोल में इरफान ने जान डाल दी थी। ऐसे कलाकार के निधन से बहुत बड़ा दुख हुआ है। कई बार इरफान मेरे साथ एक थाली में खाना खाते थे। और बलवंता ने एक किस्सा याद करते हुए बताया कि राजस्थान के बीहड़ में शूटिंग के दौरान असली डकैत लूट करने पहुंच गए थे, लेकिन इरफान डरे नहीं। डकैतों ने जब मुझे इरफान के साथ देखा तो वारदात करने से पहले ही वो लौट गए। गौरतलब है कि सन 1981 में पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था। उसमें अकेला बलवंता ही बचकर निकला था। करीब 38 बरस पहले 30 नवंबर 1982 को बलवंता ने आत्मसमर्पण किया था। 1993 में 9 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद बलवंता सामाजिक जीवन बिता रहा है, लेकिन आज इरफान के निधन के बाद वो भी दुखी हैं। 38 बरस पहले जेल से बाहर आने के बाद बलवंता तोमर सामाजिक जीवन बिता रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों तक उन्होंने हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताई है, लेकिन आज इरफान की मौत की खबर ने उनको गमगीन कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर का सिलसिला। राजस्थान के कोटा पढ़ने गए जो बच्चे हैं उन्हें छत्तीसगढ़ उनकी वापसी हो गई है और करीबन 709 जो स्टूडेंट हैं उनको राजधानी रायपुर में क्वारंटाइन किया गया है। अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है। उसमें से एक प्रयास विद्यालय है जहां पर पहले तो 281 का टारगेट था, लेकिन 230 बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। और ये जो बच्चे हैं इनको एक एक कमरे में 2-2 लोगों को रखा गया है। और जो प्रबंधन है जिनकी ड्यूटी लगाई, करीबन 40 कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी है, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और अन्य जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी जो है उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। और उसके बाद में जो सफाई अधिकारी जो है वो भी लगातार देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। और ये जो है इनको ये किया जा रहा है कि ये बच्चे किसी से ना मिल पाए और ना ही इनसे कोई मिल पाए। और जो प्रबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि सभी बच्चों का मेडिकल टेस्ट हो चुका है और सभी का नेगेटिव आया है। हालांकि सभी पे नजर रखी गई है और जारी है। और उनके पेरेंट्स जो है उनको अलग रखा गया है। पूरे समय जो है इन बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। जो जरूरतें हैं, ऐसा प्रबंधन का दावा है कि उन्हें सारी चीजें पहुंचाई जा रही है। ये जरूर है कि अगले 14 दिन तक ये तमाम जो बच्चे हैं जो अलग अलग 4 जगहों पे ये प्रयास के अलावा जो रायपुर का जो कोटा है वहाँ पर जो गर्ल्स है, जो प्रयास में जो है वो विद्यालय वहाँ पर गर्ल्स को रखा गया है। उसके साथ ही अलग 2 निजी स्कूलों में भी बच्चों को रखा गया है। तो जाहिर तौर पर करीबन 4 जिले के बच्चे यहाँ पर हैं और उसके बाद में इन सब पर नजर रखी जा रही है कि इन बच्चों में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और इन बच्चों को क्वारंटाइन करके रखा गया है। किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है और न ही किसी को इनसे मिलने की अनुमति है। जो तमाम प्रबंधन के लोग हैं जो यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं उनका कहना है कि अभी किसी भी पालक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और अभी स्वस्थ हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में लॉकडाउन हुए लगभग 1 माह 4 दिन हो गए। अभी भी छत्तीसगढ़ के दीगर प्रांत में यहाँ के छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पहल करते हुए कोटा में फंसे 2800 छात्र छात्राओं को लेकर के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद शिक्षकी कार्य के लिए अभी भी सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं जो दीगर प्रांत गए हुए हैं। अब उन्हें भी लाने की कवायद तेज हो गई है। जैसे ही राज्य सरकार ने उन्हें लाने के लिए जो है अलग अलग जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, उसके बाद अभिभावक के साथ साथ छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए हैं। चूँकि अभी भी लॉकडाउन में वो फंसे हुए हैं और किसी तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन छात्र छात्राओं की पूरा डाटा तैयार कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द लाने की कवायद तेज कर दी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए जगदलपुर जिला प्रशासन के द्वारा जगदलपुर के संजय बाजार में एक शॉवर टनल लगाया गया था और उसमें मंशा ये थी जिला प्रशासन की कि चूंकि
संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोगों की भीड़भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और कोरोना का संक्रमण न फैले, उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए एक शावर टनल यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अब इस शावर टनल को हटा दिया गया है। 2 दिन पहले इस शावर टनल को हटाया गया और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं कि जो शावर टनल में जो केमिकल मिलाया जा रहा था हाइपोक्लोराइड, वो केमिकल काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और वो नुकसान कर सकता है लोगों को। इसकी जानकारी जो है वो फूड कमिश्नर को लगी थी और उसके बाद फूड कमिश्नर ऐसे आदेश दिए थे कि उस शावर टनल को हटा दिया जाए। लगभग पखवाड़े भर पहले कृषि महाविद्यालय कोमराबंड के इंजीनियरों के द्वारा इस शावर टनल को करीब 15 दिन की अथक मेहनत के बाद यहाँ पर लगाया गया था। हालांकि जब ये शावर टनल लगाया गया था तब उसका उपयोग तो ज़रूर होता था, लेकिन जिला प्रशासन पर उंगलियां इस बात पर उठ रही थी कि चूँकि संजय बाजार पहुंचने के लिए करीब 8 से 10 रास्ते हैं और चूँकि एक ही जगह पर शावर टनल लगाया गया था, ऐसे में उसकी मंशा के अनुरूप जो है वो शावर टनल दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी जो एक जांच हुई उसके बाद ये जांच जो है असिस्टेंट फूड कमिश्नर के पास पहुंची और इसमें ये पाया गया कि जो उसमें हाइड्रोक्लोराइड जो केमिकल मिलाया जा रहा है शावर के टनल में, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और लोगों को नुकसान कर सकता है। इसी बात की जांच की गई। उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने आनंद फानंद में उस शावर टनल को हटा दिया और वहाँ पर अभी देख सकते हैं कि एक बोतल जो है वो लगाई गई है, एक आर्टिफिशियल एक शावर हैंड शावर बनाया गया है कि जो लोग वहाँ पर आएँ वो हैंड शावर करके वहाँ से गुजरें और संजय बाज़ार के अंदर जाएँ। हालाँकि जितने भी संजय बाज़ार पहुँचने वाले मार्ग हैं वहाँ पर इसी तरह का हैंड शावर एक सैनिटाइज़र लगाया गया है ताकि लोग अपना हैंड वॉश करके अंदर की जाएं। तो कुछ लोग तो जो जागरूक हैं वो ज़रूर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं है, जिन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि बस्तर का परिवेश आदिवासी बाहुल इलाके का है और जो आदिवासी यहाँ पर आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई दे रही है। और जिस बात को लेकर के, जिस मकसद को लेकर प्रशासन ने यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र लगाया है वो कारगर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो जवान यहाँ पे ड्यूटी है और ये बाकायदे सादा वर्दी में है। कारण यह है कि ये जो जवान है ये जवान इस जिले के नहीं है। इस लॉकडाउन के दरमियान ये अवकाश में आए हुए थे और अवकाश में आने के बाद वो अपने जो कर्तव्य स्थल है वहाँ नहीं जा पाया है, जिसके चलते वो अपने इसी जो गृह जिला है इस गृह जिले में ही इन्होंने अपने सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है, जवान मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए आपका ड्यूटी कहाँ था और अब इस प्रकार की ड्यूटी दे रहे हैं? मेरा ड्यूटी सर, मैं पहले तो 16 बटालियन नारायणपुर का हूँ। मेरा ड्यूटी बास्तनार जगदलपुर में था। छुट्टी आया था जी, लॉकडाउन का जा नहीं पाया तो यहीं आमद देके मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं यही जो है हमारे कोरोना योद्धा है। इनका ड्यूटी कहीं नक्सल क्षेत्र में इनका ड्यूटी यहाँ पर रहा है और किसी का इस जिला से कई दूसरे जिले में इसका ड्यूटी है, लेकिन इस कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते अपने ड्यूटी स्थान पर नहीं जा पाए, लेकिन वो अपने निष्ठा के साथ इस जिले में अपना सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे इस जो कोरोना का जो जंग है ये हम जीत सके। राजनांदगांव से जशपुर जिले में 144 मजदूरों को 4 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया था। लुड़ेक के राहत शिविर में अब एक संदिग्ध के सामने आने के बाद यहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा जो पहले छूट दी गई थी, दुकानों में जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की छूट मिली थी जिन्हें रोज खोला जा रहा था, अब उन दुकानों को भी यहां पर सख्ती बरतते हुए हफ्ते में कुछ ही दिन निर्धारित किए गए हैं जब वो दुकान खुल सकेंगे। इसके अलावा झारखंड सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। झारखंड से आने जाने वाले अति आवश्यक वस्तुओं को पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि, और इसके अलावा सारे आने जाने वाले वाहन जो झारखंड से होकर गुजर रहे थे उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहरहाल अब कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जो है प्रशासन घूम घूम कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है ताकि कोरोना महामारी से सख्ती से निपटा जा सके। कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा से राहत की खबर है। कोरबा में पिछले 12 दिनों में कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जिससे शासन और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब तक 3,922 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरबा में अब तक 28 में से 26 मरीज रायपुर एम्स से ठीक होकर घर लौटे हैं।